इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के पंचम चरण प्रवीण पद के सभी 6 अध्यायों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। प्रवीण पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। प्रवीण पद जांच 1। नक्शा बनाना व पढ़ना। नक्शा बनाना व पढ़ना। गुरु पद उत्तीर्ण करने वाले रोवर रेंजर को टूरिस्ट और सर्वे नक्शों की पढ़ने की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए रोवर रेंजर को चाहिए कि वह विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट एवं सर्वे नक्शों का अध्ययन कर उनको पढ़ने का अभ्यास करें। मानचित्र भौगोलिक जानकारी की व्याख्या और व्यवस्थित करने का सबसे आसान तरीका है। वे लोगों को एक छोटी सी जगह में एक क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं, जिससे किसी भौगोलिक क्षेत्र का मानसिक विहंगम दृश्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। भूगोल में संसार के विभिन्न भागों की जानकारी के लिए मानचित्र की आवश्यकता होती है। ये मानचित्र कागज पर भूखंड के आधार के अनुसार नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका आधार छोटा करना पड़ता है। भूतल की ठीक ठीक लंबाई चौड़ाई मानचित्र पर एक अनुपात द्वारा दिखाई जाती है। यही अनुपात मापक पैमाना कहलाता है। माप का धरातल की दूरियों एवं मानचित्र की दूरियां की इकाइयों के अनुपात को प्रकट करता है। इस अनुपात को मानचित्र पर अंकित किया जाता है, जिससे क्षेत्र की वास्तविक दूरियों की गणना की जा सके। उदाहरण, एक पैमाने में 1 सेंटीमीटर से 10 किलोमीटर जाए तो इसका अर्थ है कि जिन दो स्थानों के बीच की दूरी धरातल पर 10 किलोमीटर है, उन्हें मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर प्रकट किया गया है। नक्शा बनाने में मापक का उपयोग। नक्शा तैयार करने के लिए किसी न किसी विधि की आवश्यकता होती है। नक्शा मापक धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दर्शित उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि धरातल व मानचित्र की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। अगर पैमाना नहीं होगा तो हम छोटे से पेज में पूरा मानचित्र, शहर, देश, विश्व को कवर नहीं कर पाएंगे। नक्शा मापनी व्यक्त करने की 3 विधियां हैं। 1 कथानामक विधि, 2 आलेखी विधि, 3 निरूपक भिन्न विधि। कथानामक विधि, इस विधि में मापक को शब्दों में बोलकर या कहकर व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 इंच, 2 मील आदि। अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 1 मीटर के बराबर या मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल के 2 मील के बराबर है। यह सबसे सरल विधि है। एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे समझकर दूरी की गणना कर सकता है। परंतु इस विधि का उपयोग सीमित है व यह मापक उसी देश में पढ़ा जा सकता है जहां यह मापक चलता है। आलेखी विधि। इस विधि को रैखक मापक भी कहते हैं। आलेखी विधि में मानचित्र की दूरी के लिए धरातल की दूरी दी गई होती है। इस विधि का मुख्य उपयोग यह भी है कि यह मानचित्र के छोटा या बड़ा करने पर भी उसी अनुपात में छोटी या बड़ी हो जाती है। अतः मानचित्र छोटा या बड़ा किए जाने पर मापक को सरलता से जाना जा सकता है। आलेखी अथवा ग्राफी मापनी की दूसरी विधि में मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को एक क्षैतिज मापनी के द्वारा दिखाया जाता है, जिस पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजक चिह्नित होते हैं। इसे आलेखी मापनी अथवा रेखिका मापनी भी कहा जाता है।
निरूपक भिन्न विधि मानचित्र अथवा प्लान की मापनी को प्रदर्शित करने की एक ऐसी विधि जिसमें मानचित्र या प्लान पर दिखाई गई दूरी तथा धरातल की वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को भिन्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह ध्यान दिया जाता है कि स्थल की माप और कागज पर बने चिन्ह को आसानी से पढ़ा एवं मापा जा सके। इसके लिए क्षेत्र के माप और कागज के माप के बीच एक अनुपात निश्चित किया जाता है, जिसे हम निरूपक भिन्न अथवा रिडक्शन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यह संख्यात्मक मापक है जिसमें मापक एक भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें अंश मानक दूरी को तथा हर धरातल के वास्तविक दूरी को प्रकट करता है। भिन्न के अंश का मान हमेशा एक इकाई होता है। जैसे एक मानक दशक भिन्न 1/1,00,000 है तो मानक एक इकाई धरातल के 1,00,000 इकाई के बराबर है। इस विधि के सबसे अधिक उपयोगिता है यह प्रतिशत भिन्न से किसी भी देश में वहां के माप प्रणाली से रैखिक दूरियां पढ़ी जा सकती है। भारतीय धरातल पत्रकों में निम्न रंगों का प्रयोग होता है। 1. लाल रंग सड़कों एवं भवनों के लिए। 2. पीला रंग कृषि क्षेत्र के लिए। 3. हरा रंग बाग, जंगल, प्राकृतिक संपदा दिखने के लिए। 4. नीला रंग तालाब, झील, नदी आदि को दिखाने के लिए। 5. काला रंग रेलवे लाइन एवं सीमांकन के लिए। 6. कत्थई रंग समोच्च रेखाओं के लिए। 7. भूरा रंग पर्वत छाया दिखाने के लिए। किसी मानचित्र या दिशानिर्देश को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतीकों का उपयोग करना है। विशिष्ट स्थलों या दिशाओं को आसानी से ढूंढने के लिए आप रेखाओं, आकृतियों, रंगों या रंगों जैसे प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं। इमारतें, सड़कें, नदियाँ, पुल, पेड़, रेलमार्ग और कई अन्य तत्व वास्तविक आकार और आकार में मानचित्र बनाना असंभव बनाते हैं। समोच्च रेखा विधि मानचित्रों पर समुद्र तल समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली कतिपय रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं। प्रत्येक समोच्च रेखाओं के मध्य का अंतर के समान रखा जाता है। इन सब का आधार समुद्र तल होता है। इसके बीच का अंतर मानचित्रों के विस्तार पर निर्भर करता है। दो समोच्च रेखाओं के मध्य अंतर को क्षितिज समकक्ष कहते हैं, जो मीटरों से लिखा जाता है। दो समोच्च रेखाओं के क्षितिज समकक्ष में ढाल के अनुसार कमोवेशी होती रहती है। इसके अध्ययन के ढाल का ज्ञान होता है। दो समोच्च रेखाओं के बीच की लंबवत चढ़ाई को उद्ग्रांतर कहते हैं। यह पहले से निश्चित कर लिया जाता है। इसकी उद्ग्रांतर के आधार पर मानचित्र पर समोच्च रेखाएं बनाई जाती है। इन रेखाओं का प्रयोग ढाल, ऊंचाई तथा निचाई दिखाने के लिए किया जाता है। हर समोच्च रेखा के सिरे पर ऊंचाई अंकों में लिख दी जाती है। इन्हें भूरे या मटियाले रंग में दिखाया जाता है। पहाड़ियों की चोटियों को त्रिभुजों में दिखाया जाता है। मानचित्र पढ़ने में कंपास का प्रयोग। कंपास एक ऐसा उपकरण है जो दिशा बताता है। यह नेविगेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। कंपास हमेशा उत्तर की ओर, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है। नेविगेट करने के लिए मानचित्र का उपयोग करते समय उत्तर और फिर यात्रा की इच्छित दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। इस बेयरिंग को कंपास पर सेट करते हैं। कंपास को पूरा खोलकर मैप पर खिंची रेखा पर विधि पूर्वक इस प्रकार रखते हैं कि रिंग नोज उस निशान की ओर रहे जहां से दूसरे स्थान का बेयरिंग पढ़ा गया है। अब बाएं घुमाते हैं कि कंपास की सुई डायरेक्शन मार्क की सिद्ध में आ जाए। इस प्रकार मैप सेट हो गया है। प्रवीण पद जांच 2, आलेख एवं विचार विमर्श। आलेख एवं विचार विमर्श। आलेख से तात्पर्य उस लेख से है जिसमें समाज में घटने वाली किसी घटना, किसी विषय जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक,
पर संक्षिप्त शब्दावली के माध्यम से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी भी प्रयुक्त विषय शीर्षक पर अपने भाव अभिव्यक्ति की लेखन शैली आलेख का रूप धारण करती है। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। यह आकार में लेख से बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, जो कि उचित भी है। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। जनसंख्या शिक्षा या पारिवारिक शिक्षा या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर कोई आलेख तैयार करना और अपने क्रू टीम की कौंसिल परिषद को प्रस्तुत करना। यह समस्या आपके अपने क्षेत्र से संबंधित होगी। पहले जनसंख्या वृद्धि, पारिवारिक जीवन शैली व बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संबंध में प्रचुर जानकारी प्राप्त करें। पुस्तकालयों, सरकार या अखबारों द्वारा प्रकाशित साहित्य से जानकारी एकत्र करें। अपने क्षेत्र का सर्वे करें। इन सब से जो आंकड़े आपको प्राप्त होंगे तब आप अपना लेख तैयार करें। निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखें, इनसे आपकी वार्ता भी प्रभावशाली होगी। प्रस्तावना में अपने क्षेत्र की जानकारी अवश्य दें। आंकड़े देना अच्छा होगा। फिर इन समस्याओं की चर्चा करें। उदाहरण के लिए जैसे पारिवारिक जीवन की शिक्षा क्यों आवश्यक है? पारिवारिक जीवन किस प्रकार अपने सदस्यों के हितों में सहयोग दे सकता है? समझदार नागरिक किस प्रकार पारिवारिक जीवन में सुअवसर जुटाता है? जैसे निर्णय लेना, परंपरा व संस्कृति की रक्षा व प्रसार करना। पारिवारिक जीवन शिक्षा सुनागरिकता के विकास में किस प्रकार सहायक है? आलेख एवं विचार विमर्श। विचार विमर्श दो या दो से अधिक लोगों के बीच संवादात्मक संचार है। संवादात्मक कौशल और शिष्टाचार का विकास समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक नई भाषा में संवादात्मक कौशल का विकास भाषा शिक्षण और सीखने का लगातार ध्यान केंद्रित करता है। बातचीत की कोई आम तौर पर स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं है। इस तथ्य से परे कि बातचीत में कम से कम दो लोग एक साथ बात कर रहे हैं। बातचीत शिष्टाचार के नियमों का पालन करती है, क्योंकि बातचीत सामाजिक अंतःक्रिया होती है और इसलिए सामाजिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। बातचीत के विशिष्ट नियम सहकारी सिद्धांत से उत्पन्न होते हैं। इन नियमों का पालन करने में विफलता के कारण बातचीत बिगड़ती है या अंततः समाप्त हो जाती है। बातचीत में योगदान पहले कही गई बातों का जवाब है। बातचीत आम तौर पर एक ही समय सिंक्रोनस में आमने सामने होती है, संभवतः स्काइप अथवा व्हाट्सएप जैसे वीडियो एप्लीकेशन के साथ ऑनलाइन, लेकिन इसमें वीडियो कॉल भी शामिल हो सकते हैं। इसमें आम तौर पर इंटरनेट लिखित संचार शामिल नहीं होगा, जो अतुल्यकालिक होता है। विचार विमर्श बातचीत का एक तत्व चर्चा है। बातचीत के दौरान जिन विषयों पर विचार किया जाता है, उन पर राय साझा करना। विनम्र समाज में चर्चा विवाद या विवादास्पद बनने से पहले ही विषय बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि धर्मशास्त्र पर चर्चा की जा रही है, तो शायद कोई भी किसी विशेष दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर जोर नहीं दे रहा है। कई वार्तालापों को उनकी प्रमुख विषय सामग्री के अनुसार 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिपरक विचार जो अक्सर समझ और जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। वस्तुनिष्ठ तथ्य जो व्यापक रूप से धारित दृष्टिकोण को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। अन्य लोग जो या तो आलोचनात्मक, प्रतिस्पर्धी या सहायक हो सकते हैं। इसमें गपशप शामिल है। स्वयं जो कभी-कभी ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार का संकेत देते हैं या बातचीत में प्रतिभागियों को स्वयं के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अन्य श्रेणियों के बीच किसी भी बातचीत का आनुपातिक वितरण प्रतिभागियों के दिमाग में उपयोगी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। व्यावहारिक रूप से हालांकि कुछ वार्तालाप विशेष रूप से एक श्रेणी में ही आते हैं। यही कारण है कि अधिकांश वार्तालापों को वर्गीकृत करना कठिन होता है। बेशक विचार में फर्क तो होता ही है।
अगर विचारों में फर्क ना हो तो दुनिया की गाड़ी रुक जाएगी। दुनिया में कई विचारधाराएं एकदम विपरीत ध्रुवों पर टिकी हुई है। वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा को लेकर यह बात कही जा सकती है। कुछ लोग एकदम परंपरागत और रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोग प्रगतिशील विचारधारा को आत्मसात किए हुए होते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन विचारधाराओं के बीच सामंजस्य बनाकर एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इस तरह लोगों को लेकर यह बात कही जा सकती है कि विचारों के स्तर पर वे तीन खेमों में बंटे हुए दिखते हैं। हर एक विचारों में कुछ न कुछ खामियां होती है, यह बात भी सत्य है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विचारधारा के स्तर पर मध्य मार्गी जीवन बिताना कुछ हद तक सही निर्णय हो सकता है। प्रवीण पद जांच 3 आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी की प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं करता है, बल्कि यह योजना बनाकर जोखिम को कम करने में मदद करता है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण है खतरों की पहचान करना। इस अवस्था पर प्रकृति की जानकारी तथा किसी विशिष्ट अवस्थल की विशेषताओं से संबंधित खतरे की सीमा को जानना शामिल है। साथ ही इसमें जोखिम के आकलन से प्राप्त विशिष्ट भौतिक खतरों की प्रकृति की सूचना भी समाविष्ट है। इसके अतिरिक्त बढ़ती आबादी के प्रभाव क्षेत्र एवं ऐसे खतरों से जुड़े माहौल से संबंधित सूचना और डाटा भी आपदा प्रबंधन का अंग है। इसमें ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं कि निरंतर चलने वाली परियोजनाएं कैसे तैयार की जानी है और कहां पर धन का निवेश किया जाना उचित होगा, जिससे कि आपदाओं का सामना किया जा सके। सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफानों, भूकंप, भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग, ओलावृष्टि, टिड्डी दल और ज्वालामुखी फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ना ही इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन इनके प्रभाव को एक सीमा तक जरूर कम किया जा सकता है, जिससे कि जानमाल का कम से कम नुकसान हो। यह कार्य तभी किया जा सकता है जब सक्षम रूप से आपदा प्रबंधन का सहयोग मिले। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत का 10वां स्थान है। आपदा प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण आंतरिक पहलू हैं। वह है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन। पूर्ववर्ती आपदा प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। आपदा के खतरे जोखिम एवं शीघ्र चपेट में आने वाली स्थितियों के मेल से उत्पन्न होते हैं। यह कारक समय और भौगोलिक दोनों पहलुओं से बदलते रहते हैं। जोखिम प्रबंधन के 3 घटक होते हैं। इसमें खतरे की पहचान, खतरा कम करना, ह्रास और उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन में शामिल है। इस प्रकार जोखिम प्रबंधन तथा आपदा के लिए नियुक्त व्यावसायिक मिलकर जोखिम भरे क्षेत्रों के अनुमान से संबंधित कार्य करते हैं। और जब आपदा के कारण सब कुछ अस्तव्यस्त हो जाता है, तब लोगों को स्वयं ही उजड़े जीवन को पुनः बसाना होता है तथा अपने दिन प्रतिदिन के कार्य पुनः शुरू करने पड़ते हैं। आपदा प्रबंधन के सिद्धांत 1। व्यापक आपातकालीन प्रबंधक आपदाओं से संबंधित सभी खतरों, सभी चरणों, सभी हितधारकों और सब प्रभावों पर विचार करते हैं और ध्यान में रखते हैं। 2। प्रगतिशील आपातकालीन प्रबंधक भावी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाते हैं और आपदा प्रतिरोधी और आपदा उत्थान समुदायों के निर्माण के लिए निवारक और तत्परता से उपाय करते हैं। 3। जोखिम उन्मुख प्राथमिकताओं और संसाधनों के समुदेशन में आपातकालीन प्रबंधक उपयुक्त जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों, खतरे की पहचान, जोखिम विश्लेषण और प्रभाव विश्लेषण का उपयोग करते हैं। 4।
एकीकृत आपातकालीन प्रबंधक सरकार के सभी स्तरों और एक समुदाय के सभी तत्वों के बीच में प्रयास की एकता सुनिश्चित करते हैं। 5. सहयोगी आपातकालीन प्रबंधक व्यक्तियों और संगठनों के बीच व्यापक और सत्यनिष्ठ संबंध बनाते हैं ताकि विश्वास, एक टीम के वातावरण, आम सहमति और संप्रेषण को प्रोत्साहन मिले। 6. समन्वित एक आम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपातकालीन प्रबंधक सभी संबद्ध हितधारकों की गतिविधियों को समकालिक बनाते हैं। 7. लचीला आपदा चुनौतियों को हल करने में आपातकालीन प्रबंधक रचनात्मक और नवीन उपायों का उपयोग करते हैं। 8. पेशेवर आपातकालीन प्रबंधक शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, नैतिक आचरण, सार्वजनिक नेतृत्व और सतत सुधार पर आधारित विज्ञान और ज्ञान आधारित उपाय को महत्व देते हैं। आपदा प्रबंधन के कार्य आपदा प्रबंधकों को ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करने का कार्य करना पड़ता है। आपदा प्रबंधन व्यावसायिक समन्वयक के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समस्त आवश्यक सहायक साधन और सुविधाएं सही समय पर आपदाग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध हैं, जिससे कम से कम नुकसान होता है। यह प्रबंधक ऐसे विशेषज्ञ लोगों के समूह का मुखिया होता है जिनकी सेवाएं आपदा के समय अनिवार्य होती है, जैसे डॉक्टर, नर्स, सिविल इंजीनियर, दूरसंचार विशेषज्ञ, वास्तुशिल्प, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि। आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती आपदाग्रस्त सीमा क्षेत्र और होने वाली क्षति का आकलन करना है। इससे इस क्षेत्र का कार्य अत्यधिक वैज्ञानिक प्रक्रिया का रूप ले लेता है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थितियों के कारण चुनौती और भी बढ़ जाती है। खतरों को आपदाओं में पूरी तरह विकसित होने से रोकने या घटित होने की स्थिति में आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास न्यूनीकरण कार्यवाही है। न्यूनीकरण चरण अन्य चरणों से भिन्न है क्योंकि यह जोखिम को कम करने या नष्ट करने के लिए दीर्घकालीन उपायों पर केंद्रित होता है। आपदा घटित होने का बाद लागू करने पर न्यूनीकरण रणनीतियों के कार्यान्वयन को उबरने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है। न्यूनीकरण उपाय संरचनात्मक या गैर संरचनात्मक हो सकते हैं। संरचनात्मक उपाय बाढ़ बांधों की तरह तकनीकी समाधान का उपयोग करते हैं। गैर संरचनात्मक उपायों में शामिल है खतरों को आपदाओं में पूरी तरह विकसित होने से रोकने या घटित होने की स्थिति में आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास न्यूनीकरण कार्यवाही है। न्यूनीकरण चरण अन्य चरणों से भिन्न है क्योंकि यह जोखिम को कम करने या नष्ट करने के लिए दीर्घकालीन उपायों पर केंद्रित होता है। आपदा घटित होने का बाद लागू करने पर न्यूनीकरण रणनीतियों के कार्यान्वयन को उबरने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है। न्यूनीकरण उपाय संरचनात्मक या गैर संरचनात्मक हो सकते हैं। संरचनात्मक उपाय बाढ़ बांधों की तरह तकनीकी समाधान का उपयोग करते हैं। गैर संरचनात्मक उपायों में शामिल है कानून, भूमि उपयोग योजना अर्थात पार्क जैसी गैरजरूरी भूमि को बाढ़ क्षेत्रों के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए नामोद्दिष्ट करना और बीमा खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए न्यूनीकरण सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीका है, लेकिन यह हमेशा उपयुक्त नहीं होता। न्यूनीकरण में शामिल है निकासी के संबंध में विनियमों की व्यवस्था करना, विनियमों जैसे अनिवार्य निकासी के पालन का विरोध करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना और जनता को संभावित जोखिमों की जानकारी देना। कुछ संरचनात्मक न्यूनीकरण उपायों से पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी कृत्यों और अन्य मानव निर्मित आपदाओं की रोकथाम और इनसे सुरक्षा, प्रत्युत्तर, उबरने और प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी समन्वय और क्षमताओं में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए योजना, आयोजन, प्रशिक्षण, लैस करना, अभ्यास, मूल्यांकन और सुधार गतिविधियों का सतत चक्र तत्परता है। तत्परता चरण में
आपात प्रबंधक जोखिम के प्रबंधन और उसका सामना करने के लिए कार्रवाई की योजना बनाते हैं और इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का निर्माण करने के लिए जरूरी कार्रवाई करते हैं। आम तत्परता उपायों में शामिल है आसानी से समझ में आने वाली शब्दावली और तरीकों वाली संप्रेषण योजना, सामुदायिक आपात प्रत्युत्तर टीमों जैसे बड़े पैमाने के मानव संसाधनों सहित आपात सेवाओं का उचित रखरखाव और प्रशिक्षण, आपातकालीन आश्रय और निकासी योजना के साथ जनसंख्या को आपातकालीन चेतावनी देने संबंधी विधियों का विकास और अभ्यास, एकत्रीकरण, सूची और आपदा आपूर्ति और उपकरणों को बनाए रखना, नागरिक आबादी में से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के संगठनों का विकास करना। बड़े पैमाने पर आपातकाल में पेशेवर कार्यकर्ता तेजी से अभिभूत हो जाते हैं, इसलिए प्रशिक्षित, संगठित, जिम्मेदार स्वयंसेवक अत्यंत मूल्यवान होते हैं। कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम और रेड क्रॉस जैसे संगठन प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के तैयार स्रोत हैं। रेड क्रॉस की आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को कैलिफोर्निया और फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी प्रबंधन फेमा दोनों से उच्च रेटिंग मिली है। किसी एक घटना से होने वाली प्रत्याशित मौतों या घायलों की संख्या का अध्ययन हताहत भविष्यवाणी तत्परता का एक अन्य पहलू है। इससे योजनाकारों को अनुमान हो जाता है कि किसी विशेष प्रकार की घटना के प्रत्युत्तर में क्या-क्या संसाधन तैयार होने चाहिए। योजना चरण में आपातकालीन प्रबंधकों को लचीला और व्यापक होना चाहिए। वे अपने संबंधित क्षेत्रों में सावधानी से जोखिम और आरक्षितता को पहचानें और समर्थन के अपरंपरागत व असामान्य साधन नियोजित करें। नगर निगम या निजी क्षेत्र के अनुसार आपातकालीन सेवाओं को कम किया जा सकता है या भारी कर लगाया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदत्त वांछित संसाधन जैसे कि स्थानीय जिला स्कूल बसों द्वारा विस्थापित गृहस्वामियों का परिवहन, अग्नि विभागों और बचाव दस्तों के बीच आपसी सहयोगी समझौतों द्वारा बाढ़ पीड़ितों की निकासी निष्पादित करना की पहचान योजना चरणों में ही की जानी चाहिए और नियमित रूप से इनके साथ अभ्यास किया जाना चाहिए। प्रवीण पद जांच 4 नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार। नागरिकों के कर्तव्य। सामान्य रूप में नागरिक शब्द का अर्थ है नगर निवासी, किंतु अब नागरिक शब्द अपना विशिष्ट अर्थ रखता है। नागरिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वे ग्रामवासी हो या नगरवासी। प्राचीन काल में यूनान तथा रोम में नागरिक शब्द का प्रयोग उन्हीं विशिष्ट लोगों के लिए होता था जिन्हें संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे। प्राचीन रोम और यूनान की सभ्यता में दास प्रथा के अनेक घृणित उदाहरण पर्याप्त रूप में मिलते हैं। दास बनाए हुए इन व्यक्तियों को वे लोग अपने समान अधिकार कदापि नहीं दे सकते थे। हालांकि ये दास यद्यपि उसी भूभाग में, उसी राज्य की छत्रछाया में रहते थे, परंतु उन्हें रोम के स्वतंत्र नागरिकों के समान कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। कालांतर में नागरिक शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया, जिसे एक विद्वान ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, केवल राज्य में रहने भर से मनुष्य नागरिक नहीं बन सकता। नागरिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसे अधिकार प्राप्त हो तथा उसके कर्तव्य हो। जो व्यक्ति राजद्रोही, अपराधी, दंडित, पागल, दिवालिया है, उसे नागरिक के अधिकार प्राप्त नहीं होते। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य की ओर से राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही स्वतंत्रता यदि स्वच्छंदता में परिणत हो जाए तो यह जन समुदाय के लिए घातक सिद्ध होगी। नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। मुख्यतः प्रत्येक राज्य में 4 प्रकार के नागरिक होते हैं। 1. अल्पवयस्क नागरिक। 2. मताधिकार प्राप्त वयस्क नागरिक। 3. मताधिकार से वंचित वयस्क नागरिक। 4. नागरिकता प्राप्त किए हुए नागरिक।
नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार। नागरिकों की उन्नति का उत्तरदायित्व स्वयं नागरिकों पर ही है। नागरिक जीवन में राज्य की ओर से हमें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त है। नागरिकों को भाषण देने और लेख लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। साथ ही नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसे लेख तथा ऐसे भाषण न दें जिनसे जनता में सांप्रदायिकता और धार्मिक भावनाएं भड़क उठें। नागरिक जीवन का प्रथम चरण है सहयोग, अर्थात मनुष्य समाज में किस प्रकार अधिक से अधिक शांतिपूर्ण अवस्था में रहकर अपनी उन्नति करता जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने की चेष्टा करता है तो राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को उसके अपराध का उचित दंड दें। राज्य का कार्य सुव्यवस्था स्थापित करना है। अच्छे नागरिक को चाहिए कि वह निष्पक्ष, निर्लोभी और सहिष्णु हो, तभी वह समाज की सच्ची सेवा कर सकता है। उसे अपने दायित्व का अनुभव करना चाहिए कि उसके समुदाय, समाज, देश तथा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। वह ऐसा कोई भी कार्य न करे जो जनहित के विरुद्ध हो। नागरिक जीवन हमें सहयोग का पाठ पढ़ाता है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में भी मनुष्य ने अपनी सुरक्षा और आवश्यकता के हेतु काफिले बनाए थे। अकेला वह तब भी नहीं रह सका था। आज सभ्यता ने जब मनुष्य को समस्त सुख और शांतिमय जीवन का आश्वासन दिया है, तब तो उसके प्रति हमारे कुछ निश्चित कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना नितांत आवश्यक है। राज्य की ओर से हमें विशिष्ट अधिकार प्राप्त है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है शांति और सुरक्षा का अधिकार। नागरिक जीवन में मेलजोल की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए सरकार समस्त संप्रदायों में शांति स्थापित करने की पूर्ण चेष्टा करती है। राज्य हमारी जानमाल की रक्षा करता है। नागरिक जीवन में हमें अनेक सुविधाएं राज्य की ओर से प्राप्त हैं। जब कोई नागरिक इतने अधिकारों का भोग करता है तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं, जिन्हें उसे पूरा करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करके ही नागरिक सुख संपन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के नाते हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम जिस व्यवसाय को अपनाना चाहें, अपनाएं। बाहरी देशों से व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें इस प्रकार का कोई भी कार्य करने की राज्य अनुमति नहीं देगा जो देश की भलाई और प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक वैयक्तिक विकास करने का अधिकार है। हम जिस धर्म को अपनाना चाहें, अपनाएं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। वह जिस देवी देवता की उपासना करना चाहे, वो कर सकता है। किंतु सामाजिक जीवन को शांतिमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य धर्मों के प्रति भी उदार हो। अच्छे नागरिक को समस्त सांप्रदायिक वैमनस्यों और भेदभावों को भुला देना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है चोर, डाकुओं तथा असामाजिक तत्वों से हमारी रक्षा करना। इसलिए सरकार की ओर से सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस नियुक्त होती है। बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा होना आवश्यक है। यदि कोई मनुष्य दूसरे को व्यर्थ ही हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, मारे पीटे, हत्या करे तो इन सब अपराधों का दंड राज्य की ओर से उक्त व्यक्ति को देना आवश्यक है, क्योंकि वह सामाजिक जीवन की शांति सुव्यवस्था को भंग करता है। इस सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य न्यायालयों की व्यवस्था करता है, जिसमें व्यक्ति के समस्त अपराधों का उचित दंड निश्चित किया जाता है। भारतवर्ष में जाति प्रथा के जटिल हो जाने के साथ धार्मिक मान्यताओं के बंधन जकड़ते गए। शूद्र मंदिर में उपासना नहीं कर सकते थे। छुआछूत ने मानव को मानव से दूर कर दिया था। कबीर से लेकर दयानंद, महात्मा गांधी आदि समाज सुधारकों ने समाज से छुआछूत की प्रथा को उखाड़ फेंकने का भरसक प्रयास किया। उनके उपदेशों ने सामाजिक जीवन में सहिष्णुता उत्पन्न कर दी, जिसके फलस्वरूप ऊंच नीच और छुआछूत के जटिल बंधन बहुत कुछ ढीले पड़े। वह समय निकट ही है जब मानव मानवता के नाते समान गिना जाएगा। नागरिकों को राज्य की ओर से भाषण करने की स्वतंत्रता है, किंतु उनका कर्तव्य है
कि वे इस अधिकार का दुरुपयोग न करें। वे ऐसे भाषण न दें जो जनहित और राष्ट्रहित के विरुद्ध हों और सांप्रदायिक वैमनस्य को उभारे। सभाएं करने और एकत्र होने का अधिकार राज्य की ओर से प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, किंतु गुप्त षड्यंत्रकारी सभाएं करने का अधिकार नहीं है। नागरिक जीवन में राज्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का समान अधिकार देता है, परंतु उसका दुरुपयोग वह कदापि सहन नहीं कर सकता। भारत सरकार ने पिछड़ी अशिक्षित जातियों को शिक्षित करने का विशेष प्रबंध किया है। उनके लिए गांवों में स्कूल खोले गए हैं। ऐसे चलचित्रों का निर्माण कराया गया है जिनसे वे सरलता से शिक्षा ग्रहण कर सकें। सरकार ने साक्षरता भवन भी बनवाए हैं। राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। वह नागरिकों को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्रदान करता है। देश के समस्त नागरिकों का जीवन समुन्नत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में पूर्ण रूप से शांति और सुव्यवस्था रहे। इसलिए पारस्परिक समानता का व्यवहार होना भी अत्यंत अपेक्षित है। कानून की दृष्टि में अमीर और गरीब सब समान है। जो दोषी है उसे दंड का भागी होना पड़ेगा। न्यायालय के समक्ष जब अपराध प्रमाणित हो जाता है, तब उसी के अनुरूप अपराधी को दंड दिया जाता है। दंड विधान का एकमात्र उद्देश्य नागरिक जीवन की सुरक्षा करता रहा है। कानून का कठोर होना आवश्यक है, तभी अपराधों की संख्या कम हो सकती है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप में अपना मत देने का अधिकार प्राप्त है, जिसे मताधिकार कहते हैं। नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को अपना मत प्रदान करें जो देश की कल्याण भावना को अपनी दृष्टि में रखकर कार्य कर सके, तभी देश की वास्तविक भलाई हो सकती है। सामूहिक जीवन तभी शांतिमय बन सकता है जबकि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को भली भांति समझे, राज्य के समस्त विधानों का उचित रूप से पालन करे, ठीक समय पर कर चुकाए। साथ ही किसी भी राष्ट्र के नागरिक को निष्पक्ष, निर्लोभी, स्वावलंबी, मितव्ययी और आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। अच्छे नागरिक बनने में कुछ बाधाएं हैं जो कुछ लोगों में पाई जाती है। ये बाधाएं आलस्य, स्वार्थपरता, अज्ञान, अकर्मण्यता, सांप्रदायिकता इत्यादि हैं। यदि कोई नागरिक पूंजीपति है और दीनहीन मजदूरों के शोषण में व्यस्त है, तो यह भी उसको अच्छे नागरिक बनने में घातक सिद्ध होगा। गुटबंदी, दलबंदी आदि दोष सामाजिक एकता और सुव्यवस्था में बाधक सिद्ध हुए हैं। किसी भी देश में जब भी सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, तो देश के नागरिकों का जीवन दुखमय हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को इन बुराइयों को दूर करने का सतत प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति जितनी सजगता होती है, उसी के अनुरूप यदि वे अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें तो देश और समाज का कल्याण निश्चित है। प्रवीण पद जांच 5, कौशल विकास। कौशल विकास। कौशल विकास का मतलब होता है हम अपने कुछ किए हुए कारनामों को आगे ले जाकर के उनका विकास कर सकें। कौशल विकास का लक्ष्य उद्योग के आवश्यकतानुसार बड़े पैमाने पर रोजगार संबंधी कौशल का विकास करने और युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के लिए साहसिक विचारों, ठोस नीतियों, पहल और उपायों के लिए सुझाव देना है। यदि हम अभी वर्तमान में स्टूडेंट हैं या कुछ हमने पढ़ाई की है या किसी प्रकार के हमें काम करने की आवश्यकता है, तो उसका कौशल विकास यानी हमें अपने अंदर तरक्की लाना है और आगे जाकर के उससे लाभ प्राप्त करना है। अपनी अभिरुचि, हस्तकलाओं और व्यावसायिक कुशलता में विकास करना है। आत्मनिर्भर भारत परियोजना पाठ्यक्रम में आपने अभिरुचि और हस्तकला के प्रति जो रुचि दिखाई थी, उसमें अब निपुणता लाएं। प्रशिक्षण प्रारंभ किए हुए 5 या 6 माह बीत गए हैं, जिसमें आपने गुरु पद तक का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।
इस विषय में आपकी प्रगति अवश्य हुई होगी। इस विषय में यह समझे कि आपको अभिरुचि हस्तकला व्यावसायिक कुशलता में कितना वक्त देना पड़ा, कितना पैसा खर्च हुआ, कौन कौन से सामान खरीदे और अपनाए, उसमें कितनी प्रगति हुई। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए डायरी में रिकॉर्ड रखें। यदि आपने अभी तक सही से मेहनत नहीं की या विशेष रुचि नहीं ली तो अब इसमें रुचि दिखाएं और अभ्यास करें। 3 प्रकार के कौशल हैं: कार्यात्मक, स्वप्रबंधन और विशेष ज्ञान। कार्यात्मक कौशल क्षमताएं या प्रतिभाएं हैं जो जन्म से विरासत में मिली है और सीखने के माध्यम से विकसित हुई है। उदाहरण है निर्णय लेना, मशीनों की मरम्मत करना या करों की गणना करना। कौशल विकास योजना के अंतर्गत नागरिकों को 40 टेक्निकल क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्र सरकार 10वीं व 12वीं की पढ़ाई किसी कारण बीच में छोड़ने वाले युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग प्रदान करेगी। यह ट्रेनिंग 1 साल से 5 साल तक दी जाएगी। आवेदकों की ट्रेनिंग खत्म होने के पश्चात उन्हें योग्यतानुसार वेतन प्रदान किया जाता है। इस प्रशिक्षण में आपका मनोरंजन ही नहीं होगा अपितु जीविका कमाने में भी सहायता मिलेगी। देश व समाज की करने में भी आसानी होगी। अतः ऐसे संपर्क बनाएं जिससे इस विषय में विशेष प्रगति हो। किसी विशेष विश्लेषण की पुस्तक का अध्ययन या उससे संबंधित समूह वार्ता में भाग लेना तथा उसके आधार पर अपने में सुधार करना तथा अपने आप को तथा अपने रोवर रेंजर लीडर को संतुष्ट करना। कार्य संपादन करने तथा व्यवसाय चलाने संबंधी अनेक पुस्तकें मिल जाएंगी। उनके अध्ययन से अपने व्यक्तित्व को निखारने तथा समाज में अपने को समाहित तालमेल बिठाने योग्य बातें सीखी जा सकती हैं। इस आधार पर अपनी जांच करें कि कहां-कहां आपको सुधार करने की आवश्यकता है। एक अच्छा रोवर रेंजर बनने के लिए अपने रोवर रेंजर लीडर से संपर्क बनाए रखें। कौशल विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल में कर्मचारियों के कौशल और उत्पादकता में सुधार करना है। कौशल विकास का उपयोग लोगों को नौकरी खोजने और उन्हें बनाए रखने में मदद करने के लिए भी किया जाता है। यह रोजगारपरकता, उत्पादकता और नियोक्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ-साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करता है। चाहे आप पेशेवर हो या स्नातक, आपकी नौकरी की तलाश में आपका कौशल मायने रखता है। वे संभावित नियोक्ताओं को बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसे कैसे कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप कौन हैं। सभी कौशलों को आम तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: कठोर कौशल और सॉफ्ट कौशल। और आपको अपने करियर में दोनों की आवश्यकता होगी। मॉड्यूलर रोजगार कौशल योजना के अंतर्गत स्कूल छोड़ने वालों, मौजूदा कर्मचारियों, आईटीआई स्नातकों इत्यादि को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि सरकारी, निजी संस्थानों एवं उद्योगों की आधारिक संरचना का बेहतर उपयोग करते हुए उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाई जा सके। प्रवीण पद जांच 1, नक्शा बनाना व पढ़ना। धार्मिक सहिष्णुता। गुरु पद जांच करते समय आपने स्काउट गाइड सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं में भाग लिया होगा। आपने यह अनुभव किया होगा कि चाहे किसी का कोई भी धर्म हो या भाषा व जाति हो, सभी प्रभु की कृपा पाने के लिए श्रद्धानत होकर प्रभु की आराधना करते हैं। इस जांच में आपको इस विषय पर एक आलेख तैयार करना है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान कैसे करना चाहिए तथा क्यों करना चाहिए। इससे पूर्व आपको किसी अन्य धर्म के उत्सव में शामिल होकर वहां क्या-क्या अच्छी बातें आपने देखी, आपने क्या अनुभव किया, यह सब अपनी लॉगबुक में लिखें। धार्मिक उत्सवों में दार्शनिक तथ्य होते हैं, जैसे प्रेम, एकता, नैतिकता, सौहार्द, कर्तव्य, परायणता और श्रद्धा। आपको अपने धार्मिक उत्सवों से मिलान व चिंतन करने का सुअवसर मिलेगा। हर धर्म में अच्छी बातें होती हैं, उन्हें खुले दिल से देखें व सीखें।
धार्मिक सहिष्णुता अन्य लोगों को अन्य धर्मों और मान्यताओं के बारे में सोचने या पालन करने की अनुमति देता है। राजकीय धर्म वाले देशों में सहिष्णुता का अर्थ है कि सरकार अन्य धर्मों के लोगों को वहां रहने की अनुमति देती है। इतिहास में कई देश लोगों को अन्य धर्मों का पालन की अनुमति तो देते थे, लेकिन केवल तब तक जब तक वे ऐसा निजी रूप से करें। ऐसा अब कम होता है। कई अन्य देश सार्वजनिक रूप से धर्म का अनुसरण करने की अनुमति देते हैं, लेकिन अन्य तरीकों से धार्मिक भेदभाव करते हैं। वैश्वीकृत दुनिया में सहिष्णुता के सिद्धांतों को विकसित करना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। आपको इन उत्सवों में आपके धार्मिक उत्सवों की अनेक समानताएं मिलेगी। जब आप अन्य धर्म के उत्सवों में भाग लेने के उपरांत धर्म उत्सव पर आलेख लिखेंगे तो वह प्रभावशाली होगा। जब आप अपनी रिपोर्ट दें तो प्रदर्शन करने के लिए सामग्री भी प्रस्तुत करें, जैसे फोटोग्राफ, अन्य चित्र, पुस्तकों के अंश आदि। यह जांच आपके व्यक्तित्व का विकास करेगी। ये उत्सव भाईचारे का संदेश देते हैं, किसी न किसी आदर्श का प्रदर्शन करते हैं। हमारे देश में कुछ प्रमुख उत्सव इस प्रकार है, जैसे रक्षा बंधन, दशहरा, दिवाली, होली, तीज, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, क्रिसमस, ईस्टर, नानक जयंती, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गुरु पूरब आदि। ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। उनमें भाग ले और सहिष्णुता का विकास कर रिपोर्ट बनाएं। आजकल अनेक धर्म प्रचलित हैं। मूल सिद्धांत तो सबके एक है, जैसे सत्य बोलना, सबसे प्रेम करना, असहाय की मदद करना, मेहनत की कमाई करना आदि, परंतु कुछ संकीर्ण भाव वाले लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर अपनी अज्ञानता का प्रमाण स्वयं देते हैं। संकीर्ण भाव वाले लोगों से दूर रहें तो अच्छा है। हमारा संविधान निरपेक्षता को महत्व देता है, इसलिए हमें धर्म सहिष्णु होना चाहिए, तभी राष्ट्रीय एकता बन पाएगी व मानवता पनप पाएगी। भारत में सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा पारसी धर्म ही प्रमुख है। इन सभी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ें तथा इनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें। इन धर्मों के उत्सवों पर भी उदार दृष्टि से सोचें। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा,